नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जिम्मेदारी किसे कहते हैं, कि जिम्मेदारी का मतलब क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मिश्रित सा एहसास होता है। कुछ लोग इसे बोझ समझते हैं तो कुछ इसे जीने का उद्देश्य समझते हैं। कुछ अपनी जिम्मेदारी को अपना कर्म और कर्तव्य मानते हैं। यहाँ सवाल यह नहीं है कि कौन इसे क्या समझता है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर एक ही बात के लिए भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाने से क्या प्रभाव होता है। अब हम जानते हैं बोझ या जीने का उद्देश्य समझने वाले लोगों पर इसका कैसा इफेक्ट पड़ता है। हर काम के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है। अगर कहे कि जिम्मेदारी को ढंग से पूरा किए बिना किसी भी कार्य की सफलता की उम्मीद ही व्यर्थ है, तो यह गलत नहीं होगा। जिम्मेदारी को यदि स्वयं समझकर पूरा किया जाए तो आत्मसंतुष्टि, आनंद और उल्लास की प्राप्ति होगी। और जिम्मेदारी यदि पूरी करनी पड़ती है तो चलो यह भी काम पूरा हुआ का बोध हाथ आएगा। अब यह बात तो स्वयं स्वीकार करने योग्य है कि काम जिम्मेदारी से होना चाहिए या बोझ समझकर। काम करने के बाद आप कैसा महसूस करना चाहते हैं, मैं इस संबंध में अपनी राय किसी पर थोपना नहीं चाहता, परंतु मेरी छोटी सी जिंदगी और अपने सेमिनार्स के दौरान लोगों से मिलने का जो अनुभव है, उसके अनुसार मैंने पाया कि जब व्यक्ति कोई भी जिम्मेदारी अपनी इच्छा से लेता है तो वह उसकी शक्ति बन जाती है और जीवन जीने का उद्देश्य बन जाती है। किंतु जब यह जिम्मेदारी लेनी पड़ती है तब वह एक बोझ का एहसास कराती है। जिम्मेदारी 20% तो दी जा सकती है, किंतु 80% तो इसे लेना ही होता है। अतः जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। कहते हैं परंतु यहाँ सवाल लेनी पड़ती या लेना चाहता हूँ का है, बल्कि जिम्मेदारी के एहसास का है। अपनी बात को समझने के लिए मैं अपने एक सेमिनार के किस्से को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं लखनऊ में एक सेमिनार करने गया था। वहाँ मुझे कुछ प्रबंधकों को संबोधित करना था। मेरी आदत जरा अधिक सवाल पूछने की थी। मेरा मानना है कि हम लोगों में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। कमी होती तो सिर्फ सही दिशा में सोचने की तथा ज्ञान पर अमल करने की। इसलिए सेमिनार्स के दौरान मैं प्रश्नों द्वारा अपने प्रतिभागियों को सोचने के लिए प्रेरित करता रहा। अब सवाल आता है, आप क्यों जी रहे हैं। उस सेमिनार में मैंने सवाल पूछा, आप क्यों जी रहे हैं। जैसे ही यह सवाल पूछा गया, सब लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नज़र से देखने लगे, परंतु जवाब किसी ने नहीं दिया। मुझे सेमिनार में सुस्ती और सुस्त लोग बहुत अखरते हैं। स्वस्थ व्यक्ति मुझे मुर्दे समान प्रतीत होते हैं, और मुर्दे कितने ही प्यारे क्यों ना हो, कोई उसे ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखता। एक सज्जन कुछ अधिक ही सुस्त अथवा में कुर्सी पर पसरे हुए थे। मुझे उनके बैठने का ढंग कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सब लोगों को छोड़कर उनके पास गया और उनसे पूछा, श्रीमान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं। यह सवाल उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्हें कुछ बुरा भी लगा कि मैं सब लोगों को छोड़कर उनके पास ही क्यों आया ऐसा बेत का सवाल पूछने। शायद उन्होंने मन में सोचा होगा कि या क्या इन सब में वे ही जी रहे हैं। वह मेरी बात अनसुनी कर अपने सामने पड़े फोल्डर को उलटने पलटने लगे ताकि मैं किसी और के पास चला जाऊं, परंतु मैं दृढ़तापूर्वक वहीं उनके पास डटा रहा और उनसे कहा, सर, आप यह फोल्डर 5 बजे के बाद आराम से देखिएगा। फिलहाल क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। जब काफ़ी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा तो वे मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और सोचा कि शायद बला टल जाए, परंतु उन्हें नहीं पता था कि मैं किस कारण से उन्हें यह सवाल पूछ रहा था। मैं दृढ़तापूर्वक उनके पास ही जमा रहा और अपना प्रश्न दोहराता रहा। जब उनकी मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली थी, अचानक वह उठ खड़े हुए और जोर से अपने दोनों हाथ मेज पर पटकते हुए बोले, और क्या करूं, मर जाऊं। ये भी कोई सवाल है कि आप क्यों जी रहे हैं। अरे भाई, अब क्या करें। सुबह उठा, आँख खुली, जिंदा था, आ गया, नहीं खुलती तो वहीं पड़ा रहता। फिर वे गेंद मेरे पाले में फेंकने के उद्देश्य से मुझसे ही बोले, अच्छा, आप ही बता दीजिए कि आप क्यों जी रहे हैं, और आपने मुझसे ही यह प्रश्न क्यों पूछा। उत्तेजना से उनकी सारी सुस्ती दूर हो चुकी थी। अब वह अन्य प्रतिभागियों का समर्थन बटोरने की उम्मीद से अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ गए। उनका कुर्सी पर अब सीधा बैठना मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैंने कहा, सर यदि आपको मेरा प्रश्न या उससे पूछने का तरीका अच्छा नहीं लगा तो माफ़ करें। मैंने आपसे यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे लगा कि 40-45 साल से आप धरती का शोभा बढ़ा रहे हैं, तो शायद आपको इसका जवाब मालूम होगा। यदि आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि और क्या करूं, मर जाऊं? दरअसल मुझसे भी किसी ने यह सवाल एक सेमिनार में पूछा था, परंतु मेरे पूछने पर भी उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं बताया। उनका कहना था कि आप क्यों जी रहे हैं यह मैं कैसे बता सकता हूँ, आपको इसका कारण स्वयं ढूंढना होगा। उनका जवाब सुनकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और यदि यही जवाब मैं आप लोगों को दूंगा तो आप सब भी मेरी तरफ निराशा महसूस करेंगे। इसलिए इस प्रश्न पर काफ़ी सोच विचार के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। हो सकता है कि आप मेरी राय से सहमत या असहमत हों, पर मेरा मानना है कि हम जिंदा इसलिए हैं कि मरे नहीं, परंतु जी इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर 6 ग्राहकों को संतुष्ट एवं खुश रखने की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी की यही शक्ति हमें जीने के लिए निरंतर प्रेरित करती है, न कि मजबूर। और ये 6 ग्राहक, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है इस प्रकार। स्वयं को प्रसन्न रखना हमारी सबसे पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, अपितु आवश्यकता भी है। याद रखें, यदि हम खुश नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि हमको लगता है कि हमें खुश रखने की जिम्मेदारी हमारे परिवार, सहकर्मी या सरकार की है, तो हमारा खुश रहना जरा मुश्किल होगा। आगे आते हैं परिवार। परिवार को निजी ग्राहक हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसे खुश रखना हमारी और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी बनती है। ग्राहक शब्द इस्तेमाल करने का कारण सिर्फ इतना है ताकि हमें इन्हें भी खुश रखने की ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि हमें ग्राहक को खुश रखना है तो फिर याद रहता है, परंतु परिवार वालों को नहीं। स्वयं को खुश रखने के लिए भी परिवार को खुश रखना जरूरी है। आप तो जानते ही हैं कि यदि पत्नी खुश ना हो तो पति का ज़्यादा देर तक खुश रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुश रहना है तो परिवार की खुशियों का ध्यान जरूर रखें। परिवार में एक सदस्य ऐसा भी होता है जो कभी शिकायत नहीं करता, कुछ मांगता भी नहीं, और वो सदस्य है माँ। यही एक ऐसी शख्सियत है जो बिना कुछ मांगे सबका ध्यान रखती है तथा हमारी हर छोटी बड़ी गलतियों को क्षमादान देती है। मेरा मानना है कि बाकी सदस्य तो फिर भी सीधे या किसी और तरीके से हमारा ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं, किंतु माँ ही एक ऐसी सदस्य है जो कभी मांग या शिकायत नहीं करती। और शायद यही कारण है कि हम कभी कभी माँ की खुशी का इतना ध्यान नहीं रखते जितना बाकी सबका। मेरा मानना है कि जिस घर में माँ खुश है वहाँ खुशहाली जरूर रहेगी। अब तीसरा ग्राहक है सहकर्मी या संस्था। हम अपने सजग जीवन का अधिकतर हिस्सा अपने कार्य क्षेत्र में लगाते हैं तथा आए दिन हम कार्य क्षेत्र का तनाव, उत्साह तथा थकान अपने साथ घर भी ले जाते थे। यदि हमें जीवन में खुश रहना है तो अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना अत्यंत जरूरी है, ताकि हम कार्य क्षेत्र में उत्साह तथा आनंद बनाए रखें और इसी आनंद को साथ घर भी ले जाएं। ग्राहक यानी बाहरी ग्राहक, ये वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो हमारी सेवाएं और उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तथा उनकी कीमत चुकाते हैं। सभी ग्राहकों में से यह एक ग्राहक ऐसा है जिसको खुश रखे बिना अन्य ग्राहकों को खुश रखना बहुत मुश्किल होगा। मेरा मानना है हमारे राशन, कपड़े और हमसे जुड़ी प्रत्येक सुख सुविधा का खर्चा हमारे बाहरी ग्राहक की जेब से आता है, अतः उसे खुश रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि यह ग्राहक खुश रहे तो हमारी संस्था तरक्की करेगी, और संस्था की तरक्की में ही आंतरिक ग्राहकों की तरक्की निहित है। जब हम खुश रहेंगे तो काम ढंग से करेंगे एवं तरक्की करेंगे, तभी परिवार व समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अपने दिल के मंदिर में ग्राहक की मूर्ति हमेशा रखें तथा निरंतर उसे खुश रखने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहें। समाज और देश पांचवा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा हम सब बहुत सी ऐसी सुविधाओं का आनंद लेते हैं जो जीने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि हमारा उन सुविधाओं को उत्पन्न अथवा उत्पादित करने में कोई योगदान नहीं होता, परंतु उसका सारा लाभ पूरे समाज को मिलता है, जैसे किसान, डॉक्टर, फौजी, इंजीनियर आदि। इसलिए हमारा भी यह फर्ज है कि हम समाज में यथासंभव अपना योगदान दें।
क्योंकि यदि हम ऐसा ना कर पाए तो हम में और जानवरों में शायद कोई अंतर होगा। छठा है ईश्वर। हमारी जिम्मेदारी है उस प्रभु के प्रति कि जिसने इंसान को बुद्धि रूपी प्रदान दिया, जो विश्वास उसने इंसान पर रखा है, हम उसका सदुपयोग करें अपने एवं दूसरों के जीवन आनंदित बनाने के लिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बनाने से उसे अपनी बनाई सृष्टि पर नाज हो तथा हम सब इस दुनिया को इतना सुंदर बनाएं कि देवता भी धरती पर बसने को आतुर हो जाएं। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि यह 6 ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एवं एक दूसरे पर आश्रित हैं तथा किसी एक को भी अनदेखा करना पूरी कड़ी को प्रभावित कर सकता है। इन 6 ग्राहकों की क्रम संख्या आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं, परंतु किसी एक को भी ना कम करें और ना कम आंकें। मेरा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति खुद तो बहुत खुश है परंतु उसका परिवार खुश नहीं, उसके साथ करने वाले काम करने वाले खुश नहीं और उसके पड़ोसी उससे तंग हैं, तो ऐसा व्यक्ति पागल खाने में भर्ती होने लायक है। इसलिए यदि मेरे ग्राहक मेरे साथ रहकर खुश हैं तभी मैं अपने जीवन एवं कार्य क्षेत्र में सफल साबित हो पाऊँगा। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त हुई। सारे लोगों से पुनः निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।